नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी ही सीरीज 3 कॉन्सेप्ट्स अ डे। वैसे नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट्स मोर रिलेटेड है, पर्टिकुलरली रिलेटेड है सोशियोलॉजी से, बट हाउएवर जो भी ह्यूमैनिटी डिसिप्लिन से आप बिलोंग करते हो, यू कैन लार्जली यूज दीज कॉन्सेप्ट्स इन योर रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स with respect to your state PCS, UPSC or any other forms of examinations if you are appearing at post grad or graduation level. आज का एपिसोड नंबर है 6 और यहाँ पे मैं 3 डिफरेंट चीजें डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें 2 कॉन्सेप्ट नहीं है, 2 है सोशियोलॉजिस्ट और 1 है पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ये 2 सोशियोलॉजिस्ट इसलिए चूज किए गए हैं बिकॉज सोशियोलॉजिस्ट बोलते ही हो सकता है आप नॉन सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट अरे यार आज नहीं, बट इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है आज के सोसाइटी में बहुत ही ब्रिलियंटली रेलेवेंट है। चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात कर लें, यूक्रेन रशिया की बात कर लें, जो इन्होंने बहुत टाइम पहले बोला था आज हमें बहुत क्लियरली दिखाई देता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट, उल्रिच बेक। उल्रिच बेक एक ऐसे सोशियोलॉजिस्ट हैं जिसको कई लोग पोस्ट मॉडर्निस्ट से भी इक्वेट करते हैं बिकॉज इनका थॉट कहीं ना कहीं पोस्ट मॉडर्निज्म के आसपास आता है। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है सर? पोस्ट मॉडर्निज्म एक आइडियोलॉजी है, एक थियोरिटिकल ओरिएंटेशन है, नॉट वेरी कोहेरेंट, नॉट विथ वेरी कोहेरेंट आइडियाज, बिकॉज हर पोस्ट मॉडर्निस्ट का अपना एक थॉट प्रोसेस है। बट वो ये मानते हैं कि वो मॉडर्निटी को सेलिब्रेट नहीं करते, वो मॉडर्निटी के ऊपर क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस भी रखते हैं। वो ग्रैंड थियरी एक सिंगल रीजन के ऊपर, कॉज इफेक्ट के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। नाउ लेट्स फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली दीज पैटर्न्स आर। उल्रिच बेक एक ऐसे सोशियोलॉजिस्ट है जिन्होंने एक किताब लिखी थी जिसने तहलका सा मचा दिया था सोशियोलॉजी के वर्ल्ड के अंदर, रिस्क सोसाइटी। उल्रिच बेक बोलते हैं, अब ये कंटेंट शायद ज्यादा लग रहा है, मैं इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ आपके सामने सिंपल वर्ड्स में रिप्रेजेंट करता हूं। दीज पीपीटीज आर अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। उल्रिच बेक एक लाइन में बताऊं तो बोलते हैं दैट इन मॉडर्न सोसाइटी, दैट इज इन द सोसाइटी विच वी आर लिविंग टुडे, वी आर लिविंग इन ए रिस्क सोसाइटी। हम एक रिस्क सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। अब इस रिस्क सोसाइटी को डिकोड करते हैं अगले 4 से 5 मिनट में। होता क्या है रिस्क सोसाइटी? देखते हैं। समाज को ट्रेडिशनल और मॉडर्न के बेसिस पे अगर मैं डिवाइड करूं तो डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने, डिफरेंट स्कॉलर्स ने, डिफरेंट फिलोसोफर्स ने, डिफरेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। कोई टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, कोई आइडिया के बेसिस पे, कोई इंट्रैक्शंस के बेसिस पे, कोई मटेरियलिज्म के बेसिस पे। देयर आर डिफरेंट पीपल हु लार्जली डिवाइडेड कि भाई ये ट्रेडिशनल है, ये मॉडर्न है। उल्रिच बेक बोलते हैं कि ट्रेडिशनल सोसाइटी वो थी जहां पे जो टाइप ऑफ रिस्क थी वो नेचुरल थी, that the risk which the humans faced were because of the natural phenomena, natural calamities actually took place here, जैसे climate change हो, different types of cyclones, disasters, etc, so on and so forth। और वहीं पे अगर हम देखें मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर, तो मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर रिस्क जो है वो मैन मेड है। दैट द वर्ल्ड टुडे वी आर फेसिंग ए मैन मेड क्राइसिस, मैन मेड रिस्क, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड हो, दैट इज वेपनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज ही हो जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स से आ रही है या ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर्स से आ रही है। दूसरी चीज, पीपल की एटीट्यूड रिस्क के तरफ कैसी थी? पीपल की एटीट्यूड अगर देखी जाए तो पेसिमिस्टिक थी रिस्क के लिए, दे एक्सेप्टेड द रिस्क कि कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन वहीं पे अगर मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़ो तो रिस्क की एटीट्यूड जो है वो काफी ऑप्टिमिस्टिक है, दैट वी टुडे हैव अ फेथ वी कैन टैकल दिस। एग्जांपल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रिस्क के रूप में भी आ रहा है, लेकिन हमें फेथ है कि हम इन मशीन्स को टेम कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। और तीसरी और आखिरी चीज, इंपैक्ट ऑफ रिस्क क्या है? इंपैक्ट ऑफ रिस्क ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर, पुरानी सोसाइटीज के अंदर बेक बोलते हैं कि ये रिस्क की इंपैक्ट डिपेंड करती थी आप किस क्लास पोजीशन पे हो, मतलब आपके पास पैसा कितना है। जो ज्यादा पैसे वाले लोग थे वो इन रिस्क को अवॉइड कर सकते थे बाई हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनिटीज। आप क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे एस्पेक्ट को टैकल कर सकते थे पहले, शायद पहले जब वो नेचुरली हो रहा था। आप वॉर जैसी चीजों के अंदर कहीं ना कहीं पैसे के बेसिस के ऊपर डिग्रियां ले सकते थे, चीजें ले सकते थे, टेक्नोलॉजी खरीद सकते थे, प्रोटेक्शन खरीद सकते थे। लेकिन आज मॉडर्न सोसाइटी जो रिस्क सोसाइटी है उल्रिच बेक के हिसाब से, यहां पे रिस्क इवनली स्प्रेड है। मतलब नो क्लास today is safe from the human risk which are being created in the modern day societies। यहां पे जो रिस्क है वो सारी की सारी रिस्क जो है कहीं ना कहीं
सबको इंपैक्ट करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर एयर पोल्यूट हो रही है तो वो सारे के सारे लोगों को इंपैक्ट करेगी, चाहे वो अंबानीज, अडानीज या फिर गरीब से गरीब क्यों ना हो। यस, ज्यादा से ज्यादा इतना है कि अंबानीज या अडानीज उस रिस्क को थोड़ा सा पोस्टपोन्ड कर सकते हैं, बट दे देमसेल्व्स वुड बिकम अ विक्टिम ऑफ इट। तो नेचर ऑफ रिस्क के बेसिस पे, टाइप ऑफ रिस्क के बेसिस पे या बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क के बेसिस पे उल्रिच बेक ने डिवाइड किया सोसाइटी को ट्रेडिशनल और मॉडर्न। और यहां पे एड ऑन कंटेंट हो जाएगा, स्पेशली जब पेपर 2 का मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन देखो या फिर मॉडर्निटी के ऊपर क्वेश्चन देखो या सोशल चेंज पे देखो, ऑल दीज फैक्टर्स कैन हेल्प यू टू क्लासिफाई द नेचर ऑफ सोसाइटी इनटू डिफरेंट कैटेगरीज थ्रू अ डिफरेंट नोवेल कंटेंट। बट बात यहां पे नहीं खत्म होती है। उल्रिच बेक ये भी मानते हैं कि किस तरीके से ट्रेडिशनल सोसाइटी जो थी वो मॉडर्न सोसाइटी को मॉडर्निटी को सेलिब्रेट करती थी। उनके लिए मॉडर्निटी एक अट्रैक्टिव फिनोमेना था, अच्छा था, बढ़िया था, चीजें बेहतर कर रहा था। जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर है, लेकिन जब रिच सोसाइटी में आप आते हो तो जो टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक नॉलेज या फिर टेक्नोलॉजी जो है, ये मॉडर्न नॉलेज जो है, उसे क्रिटिकली देखा जाने लगता है। बिकॉज ऐसा माना दैट ट्रस्ट ऑन दैट साइंटिफिक नॉलेज टुडे हैज लॉस्ट। पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग दो साइंटिफिक नॉलेज बिकॉज देखा गया कि ये नॉलेज, ये टेक्नोलॉजी, ये मॉडर्निटी कहीं ना कहीं इज नॉट इगैलिटेरियन. It is something which may not have happened, but we try to project it in a particular manner. It's good. For example, genetically modified crop जो है, अच्छे अच्छे बोल के हमने बहुत सारे लगाए, but उसके नेगेटिव इंपैक्ट हुए, तो एक डाउट पैदा होता है जहां पे यू स्टार्ट लुकिंग टूवर्ड्स द नॉलेज और मॉडर्निटी फ्रॉम अ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव एज इट स्टार्ट्स हैम्परिंग और इंपैक्टिंग योर लाइफ. तो मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज इज स्क्रूटिनाइज्ड हियर. तो कहीं ना कहीं अगर हम इस तरीके से पूरे के पूरे उल्रिच बेक को देखें तो वो क्लियरली बताते हैं कि किस तरीके से मॉडर्न सोसाइटीज टुडे आर रिस्क सोसाइटी एज द रिस्क इज egalitarianly spread, how the nature of risk has changed, how the reaction towards risk has changed, how the impact of risk has changed. And further, modernity is not just to be celebrated, as there are aspects of modernity which can largely create a negative consequences. दूसरा जो सोशलॉजिस्ट आज हम डिस्कस करेंगे, ये पीपीटी अवेलेबल है, ये सारा कंटेंट मैंने डिस्कस किया थ्रू दोस डायग्राम्स. दूसरा जो सोशलॉजिस्ट आज डिस्कस करेंगे वो है जीन बुडलियर्ड. जीन बुडलियर्ड एक ऐसे सोशलॉजिस्ट है जो ऑफन मैं मेरे क्लास में भी बोलता हूं, जिनको लास्ट में मैड सोशलॉजिस्ट नाम से करार दे दिया गया था. कई लोग इन्हें डिससैटिस्फाइड मार्क्सिस्ट भी बोलते हैं, कई लोग इसे पोस्ट मॉडर्निस्ट से क्लोज मानते हैं. फ्रेंच सोशलॉजिस्ट है जो मोर और लेस एक डिसअपॉइंटेड मार्क्सिस्ट के रूप में जाना जाता है. बुडलियर्ड साहब कहते क्या है, एक बहुत ही जबरदस्त थियरी है, इसको यूज करेगा हर सोशलॉजी का बच्चा जब सोशल मीडिया पे क्वेश्चन आए, टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आए, या किसी भी इंटरनेट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कोई क्वेश्चन आए. बुडलियर्ड साहब बोलते हैं कि मार्क्स का जो प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन था वो हो नहीं सका क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी के अंदर दो ऐसी चीजें हैं जो इस रेवोल्यूशन को, इस राइज ऑफ कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स एक्सप्लॉयटेशन को प्रोहिबिट करती है. वो है मीडिया और पॉपुलर कल्चर. पॉपुलर कल्चर के अंदर आदमी मस्त हो गए हैं. तो आप देखोगे जब कहीं ना कहीं खालिस्तानी 1.0 का जो मूवमेंट चल रहा था, रिसेंटली एक मूवी आई थी चमकीला, जिसके अंदर दिखाई दिया कि चमकीला जो है बहुत ही मतलब लोगों को लवेबल गाना गाता था, थोड़ा सा वल्गैरिटी थी, लेकिन पीपल यूज्ड टू लार्जली एंजॉय दो सॉन्ग्स इन द टाइम्स ऑफ देयर डिफिकल्ट और क्राइसिस, इन द टाइम्स ऑफ देयर क्राइसिस. लेकिन कहीं ना कहीं खालिस्तानियों ने उन्हें ऑर्डर दिया, कहीं ना कहीं रेस्ट्रेन करने के लिए बोला कि ऐसे गंदे गाने मत गाया कर चमकीला, क्योंकि अगर लोग एंटरटेन होंगे तो उनकी रेवोल्यूशनरी स्पिरिट कम हो जाएगी. वैसे ही ठीक बुडलियर्ड बोलते हैं कि पॉपुलर कल्चर और मीडिया दो ऐसी चीजें हैं जिसने शायद मार्क्स के रेवोल्यूशन को नहीं होने में बहुत मदद की या उसके फेल होने में काफी कंट्रीब्यूट किया. अब ये मीडिया के ऊपर बोलते क्या है, मीडिया के ऊपर बुडलियर्ड बोलते हैं कि किस तरीके से मॉडर्न सोसाइटीज आर सो मच सैचुरेटेड बाय मीडिया दैट रियल हैज बिकम रियल. कि जो एक रील है, मीडिया प्रेजेंटेशन ही आज रियलिटी लगने लगती है, जहां पे हो सकता है कि रियलिटी के अंदर मीडिया उस जो रियलिटी है वो उस मीडिया की रिप्रेजेंटेशन से काफी डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल, आए दिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जब कोई मानसून टाइम्स के अंदर दिल्ली में बाढ़ आ गई और वो यमुना का एक पर्टिकुलर साइड का लेवल दिखाते हैं, और जब रियलिटी में जाते हैं तो उस ब्रिज के ऊपर द मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड द व्हीकल्स आर टेकिंग प्लेस, दिखता रही यार ये फ्लड तो है ही नहीं, वैसे बाढ़ आ गई, ये आ गई, वो आ गई.
वो रियल बन चुका है, इतना ज्यादा सैचुरेशन है मीडिया का मॉडर्न सोसाइटी में। इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक टर्म यूज किया, एज ऑफ सिमिलकारा, कि इन मॉडर्न सोसाइटी पीपल आर लिविंग इन द एज ऑफ सिमिलकारा, जहां पे इसका मतलब है दैट वी टुडे बाय साइंस वी डू नॉट largely focus on the essence of the commodities or the aspects. People today are buying science, not commodities. एज ऑफ सिमिलकारा के अंदर उन्होंने एक एग्जांपल दिया गल्फ वॉर के बारे में, जहां पे बुडलियार्ड ने बोला कि गल्फ वॉर हुआ ही नहीं था, बट उनका बोलने का ये रीजन ये था कि गल्फ वॉर हुआ तो था, लेकिन एक्चुअली जो मीडिया ने दिखाया वही जानते हैं हम गल्फ वॉर के बारे में। रियलिटी में गल्फ वॉर क्या था वो शायद कभी पता नहीं चलेगा, बिकॉज Gulf War was presented what media presented. In reality, we will never come to know what exactly took place. That clear that war actually took place, but its meaning and details of what happened are inseparable from the televised coverage. So this Jean Baudrillard can be a very good novel content with respect to your content on the aspects of सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। अगर कभी सोशलॉजी या इंडियन सोसाइटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, ये एसेंस या थॉट प्रोसेस यूज किया जा सकता है। इससे आगे बढ़े तो लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, बिहेवियर मॉडिफिकेशंस। कई बार हम सोचते हैं ना समाज कैसे सुधारे, एथिक्स पेपर 4 में भी यूज होगा और सोशियोलॉजी में तो होगा ही होगा। पॉल साइंस, एंथ्रो या हिस्ट्री या कोई ज्योग्राफी, यू कैन लार्जली यूज दिस, या फिर डे टू डे लाइफ में भी इसकी काफी यूजेबिलिटी रहेगी। किसी भी बिहेवियर को मॉडिफाई कैसे किया जाए, बिकॉज जब तक सोच नहीं बदलेगी हालात नहीं बदलेगा, जब तक नजरिया नहीं बदलेगा, जब तक कहीं ना कहीं सिस्टम नहीं बदलेगा या सिस्टम को चेंज करने का हम नहीं सोचेंगे। बिहेवियर को मॉडिफाई करने के अलग अलग तरीके, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एक्सेट्रा। मैं यहां पे कुछ तरीके बताता हूं कि हाउ बिहेवियर मॉडिफिकेशन कैन लार्जली बी इन शॉर्ट। एथिक्स में केस स्टडी में यूज हो सकता है। वन सच सिस्टमैटिक एक तरीका होता है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसका मतलब द ट्रीटमेंट ऑफ फोबियाज बाय ग्रेजुअली इंट्रोड्यूसिंग सफरर टू द फोबियाज। जब किसी चीज से डर लगता है तो उसको फेस करो, डर के आगे माउंटेन ड्यू बोलता है जीत है। अनदर इज द टोकन इकोनॉमी फेवर्ड बाय सम मेंटल हॉस्पिटल, स्कूल्स या अदर इंस्टीट्यूशंस या फिर करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस। इंडिविजुअल्स आर अवॉर्डेड, मतलब क्या है, इंडिविजुअल्स आर अवॉर्डेड सर्टेन टोकन्स when they represent certain behavior। बच्चों के साथ हम कई बार यूज करते हैं, जहां पे अगर अगर 90% आएगा तो घड़ी या फिर छड़ी, जो 3 इडियट्स के अंदर राजू रस्तोगी डायलॉग मारता है। स्पेशल मील्स और अ डे आउट, कई बार किसी चीज को रिवॉर्ड किया जा सकता है। A third form of behavior, इसका टोकनिज्म का एक एग्जांपल है। थर्ड स्पेशल मील, थर्ड फॉर्म ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज अवर्जन थेरेपी। अवर्जन थेरेपी किया है which works by negative reinforcement. An example is implanting a chemical in the stomachs of the people who largely are alcoholics or addicted to certain things. जब वो अल्कोहल ले तो कहीं ना कहीं उनका पेट दर्द करने लगे या फिर ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होने लगे, नॉट अ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस बट लार्जली विच कैन प्रोहिबिट देम फ्रॉम कंज्यूमिंग अल्कोहल। तो कहीं ना कहीं अवर्जन थेरेपी, टोकन इकोनॉमी या फिर डिसेंसिटाइजेशन, ये 3 ब्रॉड तरीके हैं जो बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जा सकता है। अगर इस तरीके से सोशियोलॉजी समझ में आ रही है, थोड़ी सी एक झलक हो पा रहा है मुझसे या मेरी स्टाइल ऑफ टीचिंग से, इफ यू आर लाइकिंग दैट एनी बाय चांस, देन 30 तारीख से सोशियोलॉजी का बैच स्टार्ट होगा। और सबसे बढ़िया बात, टॉप 10 के अंदर 3 सोशियोलॉजी के रैंक है। कोई भी ऑप्शनल जब ऊपर चढ़ता है तो 2 से 3 साल तक वो कहीं ना कहीं एक टॉप पोजीशंस पे रहता है। जैसे एक टाइम पे पॉल साइंस था, आज शायद पॉल साइंस ऑन इट्स डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। सो व्हाट वी ऑफन सी इज कि सोशियोलॉजी इज ऑन द राइज, वेदर अदर्स आर फॉलिंग और नॉट, दैट इज नॉट समथिंग टू बी कंसीडर्ड। If by chance you have tilt towards sociology, if you are interested, if you like the depth which sociology carries, join the batch जो 30 तारीख से start हो रहा है। I'll see you in the batch. Use the code DIVLIVE और